स्वागत है दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल क्लिनिकल पॉडकास्ट पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पे जिसके बारे में सब लोग जानना चाहते हैं और ये लगभग बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिसमें किया जाता है। ज़्यादातर तब जब अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उस केस में किया जाता है और उसी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कशन करेंगे और आपको बताएँगे कि क्या-क्या होता है, कैसे उस प्रोसीजर को किया जाता है, उस टेस्ट को क्यों करते हैं, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इसके लिए आप बने रहिए और देखिए पूरा पॉडकास्ट। तो आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे, उस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ है मिथिलेश बॉस। स्वागत है बॉस आपका अपने इस पॉडकास्ट पे, क्लिनिकल पॉडकास्ट पे। और आज हम लोग जो जैसे कि पता है हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपी के ऊपर। तो उस टेस्ट के बारे में हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे ताकि पेशेंट जो लोग डरते हैं इनके सब कि आईबीपी वगैरह अगर उसको बताया जाता है तो कुछ लोग डरते भी हैं, कुछ लोग करवाने वाले हैं तो वो जानना चाह रहे हैं कि क्या होता है उस टेस्ट में, कैसे करते हैं, कितना समय लगता है, सब कुछ डिटेल में। इस पॉडकास्ट से जो स्टूडेंट है उनको भी फायदा होने वाला है। वो ये जान लेंगे आईबीपी का प्रोसीजर कैसे-कैसे होता है, कैसे करते हैं, क्या प्रिकॉशन वगैरह रखना होता है। और जो लोग करवाना चाहते हैं उनको ये पता चलेगा कि ये होता क्यों है, किस केस में होता है, कैसा रिजल्ट आता है, इन सब चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं बॉस से सवाल पूछना और आप लोगों के लिए जो भी मन में है वो सारे क्वेश्चंस हम लेकर के आए हैं। सब क्वेश्चन पे जो है सवाल पूछेंगे। तो सबसे पहले बॉस हमें बताइए कि जो आईबीपी होता है वो क्या होता है और उसको जो है सो रेडियोलॉजी के फील्ड में उसका रोल क्या है, क्यों करते हैं? आईबीपी बेसिकली हम लोग यूरोलॉजी से रिलेटेड एनाटॉमी एंड पैथोलॉजी और फंक्शन भी पता करने के लिए देखते हैं। इसमें जनरली हम लोग किडनी, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेटर को देखने के लिए करते हैं। इसमें रेडियोलॉजी में ये होता है कि जैसे मोडलिटी आजकल नया-नया चीज़ हो गया है, जैसे सीटी में भी होता है, एमआरआई में भी होता है, एक्स-रे में भी होता है, अल्ट्रासाउंड में होता है। लेकिन हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एक्स-रे के थ्रू हम लोग यूरिनरी सिस्टम के बारे में कैसे डील करते हैं। अच्छा, जैसे अभी बहुत सारे ऐसे मॉडलिटीज़ आ चुके हैं, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन जैसे आपने बताया। तो इस केस में क्या अभी भी एक्स-रे में बहुत ज़्यादा रोल है कि आईबीपी करते हैं एक्स-रे के डिपार्टमेंट में होता है या लोग उसके जगह पे जैसे आईबीपी के एक्स-रे में डिपार्टमेंट को छोड़ कर के यूएसजी में काम चला सकते हैं उसको डायग्नोज़ करने के लिए? अगर इन केस किसी को आईबीपी करवाना है, तो वो एक्स-रे डिपार्टमेंट में नहीं जा कर के अल्ट्रासाउंड में करवा सकते हैं, चल जाएगा काम या एक्स-रे में करवाना ही पड़ेगा? देखिए, अल्ट्रासाउंड में हम लोग बस स्ट्रक्चरल पता चलता है, उसमें हम लोग फंक्शन के बारे में नहीं पता कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग एक्स-रे का हेल्प लेते हैं, लेकिन आजकल एक्स-रे जैसे सबके लिए सेफ नहीं होता है। जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है या किडनी फंक्शन टेस्ट में अगर उसका सीरम क्रिएटिनिन का यूरिया का लेवल गड़बड़ है, एब्नॉर्मल है, उस कंडीशन में नहीं करते हैं। और दूसरा कि एक्स-रे जो है वाइडली अवेलेबल और चीप भी है दूसरी मॉडलिटी के कंपैरिज़न में। अच्छा। अच्छा, इस प्रोसीजर को हम लोग जो है सो जानना चाहेंगे थोड़ा-सा और जो व्यूअर है उनको भी बताना चाहेंगे कि ये प्रोसीजर एक्चुअली जो आईबीपी का जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है? तो उसमें मतलब कुछ इंडिकेशंस वगैरह होता होगा कि हुँ। किस केस में जो है किया जाता है? जी का पूरा नाम होता है इंट्रावेनस पाइलोग्राफ। उसमें उसका दूसरा नाम होता है आईवीयू जिसको बोलते हैं इंट्रावेनस यूरोग्राफी और एक्सक्रीटरी यूरोग्राफी भी बोलते हैं। इसका इंडिकेशन ये होता है कि अगर किसी पेशेंट के यूरिन के थ्रू ब्लड आ रहा है, इसको टर्म यूज़ करते हैं हम लोग हेमेटूरिया। इस कंडीशन में कर सकते हैं। रीनल कोलाइट जनरली जो एक्स-रे में नॉर्मल रूटीन में नहीं दिख पा रहा है, जो रेडियोलुसेंट रहता है, उसके लिए हम लोग भी आईवीपी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। तीसरा जैसे हाइड्रोनेफ्रोसिस कुछ ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया, जैसे स्टोन जाकर के फँस गया यूरेटर में, तो उसका यूरिन प्रॉपर्ली पास नहीं करेगा नीचे, उस कंडीशन में भी करते हैं हम लोग। उस पेशेंट को अगर मास हो गया, उस कंडीशन में स्ट्रक्चर देखने के लिए, नैरोइंग देखने के लिए भी हम लोग करते हैं। तो ये सब जानकारी पता करने के लिए हम लोग आईवीपी प्रोसीजर के बारे में हम सोच लिए, उसमें जानेंगे कि हम कौन-कौन केस में आईवीपी परफॉर्म नहीं कर हुँ, सकते हैं। अगर ये भी पेशेंट को प्रीवियसली किसी कंट्रास्ट से एलर्जी हुआ हो, उस कंडीशन में हमको प्रिकॉशन देखना है। उसके बाद पेशेंट का अगर रीनल फंक्शन टेस्ट गड़बड़ है, तो उसमें नहीं करेंगे। अगर पेशेंट को मल्टीपल माइलोमा ब्लड कैंसर हुआ है, उस कंडीशन में नहीं करेंगे। अगर पेशेंट कोई डायबिटीज़ टैबलेट जैसे होता है मेटफॉर्मिन, ये ले रहा तो उस कंडीशन में भी नहीं करेंगे। प्रेग्नेंट अगर लेडीज़ है तो उस कंडीशन में भी हम कंट्राइंडिकेट मानते हैं, उसमें नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आईबीपी से प्रॉपर जो स्टोन है, वो देखा जा सकता है? कई बार एक्स-रे में भी नॉर्मली दिख जाता है अगर स्टोन का साइज़ बड़ा हो तो। तो आईबीपी जो है हर बार अगर मान लेते हैं स्टोन है किसी पेशेंट को, तो आईबीपी करने से वो पता चल जाएगा कि हाँ, स्टोन है? सबके केस में ऐसा होता है अगर इस पेशेंट में स्टोन है तो? तो आपके केस में अगर माइल्ड है, छोटा है, नॉर्मल सा है तो जनरली नहीं दिखेगा, उसके लिए हम लोग को सीटी का पता सीटी का हेल्प लेना पड़ेगा, जो सीटी उसमें प्रोसीजर होता है सीटी वीडियोग्राफी, जो एक्स-रे से बेटर डिटेल प्रोवाइड करेगा। मतलब एक ऑप्शन ये भी है कि अगर एक्स-रे में नहीं हो पाता है तो आप सीटी यूरोग्राफी में जा सकते हैं।
जब पेशेंट का प्रिपरेशन वगैरह कुछ होता है उस आईबीपी टेस्ट के लिए? हाँ, पेशेंट अगर मेरे पास आए आईबीपी प्रोसीजर लेके, अगर डॉक्टर रिकमेंड किया है, तो पेशेंट को पहले उसको अपॉइंटमेंट देते हैं हम लोग कि कब आना है, कैसे आना है। तो उसके लिए हम लोग पेशेंट को प्रिपेयर करते हैं। तो उसके लिए हम लोग 2 से 3 दिन पहले उसको बवेल क्लियरेंस के लिए उसको टैबलेट देते हैं लैक्सेटिव। कॉमनली हम लोग यूज़ करते हैं डोल्टोफ्लेक्स नाम का एक टैबलेट होता है, उससे होता है कि स्टूल प्रॉपरली पास कर जाएगा और पूरा बवेल क्लियर रहेगा। अगर नहीं देते हैं उस कंडीशन में क्या होगा कि स्टूल इंटेस्टाइन में रहने के चलते हम लोग को स्टूल दिखने में दिक्कत होगा, नहीं भी दिख सकता है। तो इसमें पेशेंट प्रिपेयर ऐसे करेंगे। उसके बाद उसमें क्या होता है कि उसको मेटालिक ऑब्जेक्ट पहनने से रोकेंगे कि ना पहन के आए, लूज कपड़ा पहनने के लिए बोलेंगे और लो रेसिडुअल डाइट फाइबर कम लेने के लिए बोलेंगे। हल्का खाना सा 2 रात पहले खाए और गैस का टैबलेट भी आने से पहले खाता रहे। अच्छा, जैसे हम लोग आप तो हमारे सीनियर हैं और हम लोग भी अभी अगर जो जहाँ प्रैक्टिस करते हैं, कई बार पेशेंट को इस वजह से वापस जाना पड़ता है कि उसके अंदर गैस हो गया रहता है। एक तो वो आते भी लेट है क्योंकि उसका टाइम रहता है कि अगर आप 10 बजे तक आ जाते हैं, तो उतनी देर में गैस-वैस नहीं बनता है। लेकिन उसके बाद जैसे 11, 12, 1 हो जाता है, तो पेशेंट में धीरे-धीरे कॉमन चीज़ें हैं ये, हर एक लोगों में होने लग जाता है, गैस बनने लग जाता है, आप अगर खाली पेट भी रहते हैं। तो उस केस में उसे वापस करना पड़ता है सिर्फ़ इस वजह से कि उसके अंदर गैस बन गया होता है और उस केस में अगर हम स्टोन के लिए टेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी और भी चीज़ के लिए तो वो दिखेगा नहीं, हुँ। गैस के ऊपर से नहीं दिखता है तो इस वजह से वापस करते हैं। तो पेशेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपको आईबीपी का प्रोसीजर मिला है, अगर आईबीपी करवाना है, तो आप उस केस में गैस का प्रॉपर ध्यान रखें कि आपको गैस बनने से पहले वहाँ पे जो है रिपोर्टिंग करना है, रिपोर्ट करना है, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपका जो है आईबीपी होने वाला है। और ये सबसे बेहतर समय रहता है कि आप 11 बजे से पहले-पहले आप वहाँ पे रिपोर्ट कर दें ताकि जो वहाँ के लोग हैं, जो आईबीपी करेंगे आपका, टेस्ट करेंगे, वो प्रॉपर अच्छे तरीके से आपका टेस्ट कर पाएँ। नहीं तो ऐसे में क्या हो सकता है कि अगर आप गैस बन गया है आपके अंदर और जाते हैं, उसके बाद जाते हैं चेक करवाने, तो रिटर्न भी होना पड़ जाता है, फिर उसके केस में आपको टाइम लग जाता है टेस्ट का रिज़ल्ट आने में। अच्छा बस जैसे हम लोग प्रिपरेशन पे बात कर लें, अगर हम स्टार्टिंग से एक्सप्लेन करना चाहे, लोगों को बताना चाहे जो पेशेंट है उसको या फिर जो स्टूडेंट इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, तो उसको कि आईबीपी का प्रोसीजर एक्चुअली स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक कैसे करते हैं, उसका सीरीज़ क्या है? किस केस में जैसे इमेज में जो है टाइमिंग होता है आपका, किस टाइम पे कौन-सा इमेज लेना होता है। हुँ। तो उसको पूरा प्रॉपर स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक अगर एक्सप्लेन करना चाहे प्रोसीजर को तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे उसको, कैसे बताएँगे? पेशेंट जब मेरे पास आए तो उससे हम पहले ये समझाएँ कि कर हम वो प्रोसीजर कर क्यों रहे हैं और करेंगे कैसे? क्योंकि उसको भी पता चलना चाहिए, तभी आपको कोऑपरेट करेगा प्रोसीजर को परफ़ॉर्म करने में। तो उसके लिए पेशेंट प्रिपरेशन हम करा दिए। उसके बाद पेशेंट आए तो उससे पहले उसके प्री इन्वेस्टिगेशन होता है, उसको भी लेकर के आना होता है, जैसे सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिया का, जिससे लोग किडनी फंक्शन पता करते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है या नहीं। हो सके तो अल्ट्रासाउंड का भी रिपोर्ट मँगा लेते हैं कि उसका किडनी प्रॉपर जगह है या कुछ एब्नॉर्मैलिटी है, तो उससे भी हम लोग को हेल्प मिल जाता है। तो इसमें जनरली जो सीरम क्रिएटिनिन का लेवल होता है, अगर मेल पेशेंट एडल्ट है तो उसका 1.7 टू 1.3 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में होना चाहिए। अगर फीमेल कैंडिडेट है तो 0.6 से 1.1 मिलीग्राम पर डीएल के बीच में हो, तो हम लोग परफ़ॉर्म करने के बारे में सोच सकते हैं। अब पेशेंट का अगर प्रिपरेशन बढ़िया हुआ है, तो उस कंडीशन में हम लोग करने करने के लिए तैयार रहेंगे। तो पेशेंट को हम लोग समझा देंगे कि कैसे-कैसे परफ़ॉर्म करना है। तो उसमें पेशेंट को हम लोग बताएँगे कि पहले आपको प्रिपेयर होकर के आना है। उसके बाद हम लोग स्काउट एक इमेज लेते हैं प्रॉपरली बिना कंट्रास्ट दे कर के। उसके बाद पेशेंट के हम लोग उसके आग में आईवी लगाते हैं, आईवी सेट जो होता है उसके उसके थ्रू हम लोग कंट्रास्ट को नीडल के थ्रू डालते हैं। उसमें पेशेंट को टाइमिंग का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से टाइम में कितना-कितना ले लेना होता है, सब उसको बताएँ। उसमें मतलब एक जो है सो जब स्टार्ट करते हैं तो टेस्ट भी करते हैं कंट्रास्ट के लिए कि अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन वगैरह हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो उसको अभी कंट्रास्ट टेस्ट बोलते हैं शायद, टेस्ट हुँ, इंजेक्शन बोलते हैं, कंट्रास्ट टेस्ट इंजेक्शन ऐसा कुछ टर्म यूज़ करते हैं। इसमें ये देखना होता है कि आप 2-3 मिनट तक रुकेंगे थोड़ा-सा 1-2 एमएल या 2 से 3 एमएल दे करके और उसमें आपको ये चेक करना होता है कि कंट्रास्ट देने के बाद पेशेंट को कोई रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, एलर्जिक रिएक्शन, कंट्रास्ट रिएक्शन। अगर ऐसा कुछ होता है, तो आप वहाँ पे एंटी एलर्जिक मेडिसिन भी रखे होते हैं, उसको भी आप दे सकते हैं। पर बहुत मतलब जब तक हम लोग जब से देख रहे हैं, तब से ऐसा कोई पेशेंट नहीं था जिसको इस तरीके का कोई दिक्कत हुआ हो। तो बहुत ज़्यादा नहीं, एक पेशेंट आया था जो एक लेडी थी वो आई थी, तो उसको हुआ था। उसको तुरंत जो है हम लोग एंटी एलर्जिक दिए एंड उसके बाद टाइमिंग वगैरह होता है ना बॉस? कि मतलब हुँ। जो पहला इमेज लेते हैं तो उसके इंजेक्शन के तुरंत बाद यानी कंट्रास्ट देने के तुरंत बाद लेते हैं, जिसमें नेफ्रोग्राम हमारा दिखता है और
ये जो कंट्रास्ट होता है उसको भी पोस्ट करने का टाइम होता है। होता है। मतलब कि आपको 30 से 40 सेकंड में पूरा कंट्रास्ट देना होता है। अगर आप मान लीजिए 40 से लेकर के 50 एमएल के बीच में देते हैं, नॉर्मली ऐसे यूज़ करते हैं। पर उसका देने का कुछ रेंज होता है बॉस, कैसे पहले सबसे पहले हम लोग को पता करना है कि उसको कोई एलर्जिक टेस्ट, एलर्जिक रिएक्शन तो प्रीवियसली नहीं हुआ है कंट्रास्ट के थ्रू। अगर अब इसको बोलते हैं कंट्राइंडिकेशन। प्रोसीजर की बात करें तो हम पेशेंट जब आता है तो उसको एक स्काउट प्लेन इमेज लेते हैं। उसमें देखते हैं कि पेशेंट का प्रिपरेशन हुआ, बोवेल गैस क्लियर है, पूरा बोवेल प्रिपेयर हुआ है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं हुआ है। तो उसके बाद हम लोग उसके आर्म में मीडियल इंटीमेट के वाइटल जो वेन होता है उसमें एसबी सेट डालते हैं। उसके बाद हम लोग एनएस पुश करके देखते हैं कि प्रॉपरली जो डाले हैं हम लोग कैनुला या आईवी सेट, एसबी सेट, वो प्रॉपर वेन में ही है या वेन से पेनिट्रेट करके एक्स्ट्रा वेसेशन मसल में चल गया है। तो उसमें हम लोग एनएस पुश करके देख लेंगे कि प्रॉपर जगह फिक्स हुआ है या नहीं। उसके बाद हम लोग कंट्रास्ट 1 से 2 एमएल तक पेशेंट की बॉडी में इंजेक्ट करके देखते हैं कोई एलर्जिक रिएक्शन शो कर रहा है पेशेंट, जैसे कि खुजली होने लगता है या रेडनेस हो जाएगा, मेटालिक टेस्ट आने लगता है पेशेंट को, या उसको ठंडा लगने लगेगा, बीपी लो हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम लोग पहले चेक करेंगे। उसके बाद जनरली कंट्रास्ट से एलर्जी होने का चांस ज़्यादा होता है। एंटी एलर्जिक ड्रग पेशेंट को पहले दे देंगे, क्योंकि उसको अगर कंट्रास्ट के बाद में लेट अगर रिएक्शन हो तो उससे पेशेंट को बचाया जा सके, तो एंटी हिस्टामिनिक ड्रग दे देते हैं। उसके बाद हम लोग पेशेंट को अगर रिएक्शन कुछ शो नहीं किया तो हम लोग कंट्रास्ट देते हैं। अब कंट्रास्ट अब कितना दे इस पे मैटर करता है, तो पेशेंट के बॉडी वेट के अनुसार हम लोग कंट्रास्ट का डोज होता है उसको देते हैं। अब कौन सा कंट्रास्ट देते हैं ये भी जानना है। तो बेसिकली आईवीपी में हम लोग लो स्मॉलर कंट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। आयोहेक्सोल नाम का एक कैटेगरी है और इसमें ब्रांड नेम में कंपनी का आता है कंट्रापेक, 350 मिलीग्राम कंसेंट्रेशन में आता है। अब इसमें आयोडीन रहता है, आयोडीनेटेड कंट्रास्ट मीडिया में वाटर सॉल्युबल और नॉन आयनिक कैटेगरी का आता है। और इसको हम लोग डोज डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का वेट कितना। अगर एडल्ट पेशेंट है तो 1 ml पर केजी के हिसाब से देंगे, जनरली 50-60 ml में हो जाता है। अगर पीडिया का केस है तो उसमें 1 से 2 ml पर केजी वेट के हिसाब से हम लोग देते हैं। तब उसमें हम लोग को कंट्रास्ट बोलस देना रहता है, ये नहीं कि हम रुक रुक करके देते हैं। सिरिंज लेंगे, उसमें अगर हम मेरे पास बड़ा सा सिरिंज है तो, नहीं तो फिर हम 20-20 ml का सिरिंज लोड करते हैं, उसमें कंट्रास्ट को पुश करते हैं। अब उसमें टाइमिंग रहता है कि हम लोग को जल्दी विदिन 1 मिनट में 60 या 50 ml जो भी पेशेंट के वेट के अनुसार कंट्रास्ट हमको देना है, उस कंट्रास्ट को विदिन 1 मिनट के अंदर में कंट्रास्ट को बोलस मतलब कि इमीडिएटली पुश करना रहता है। जैसे मतलब लगभग 3 ml पर सेकेंड के हिसाब से हम लोग को पुश करना रहता है। अब उसमें देखते रहेंगे कि एक्स्ट्रा वेसेशन तो नहीं हुआ, वेसल को पेनिट्रेट करके बाहर तो नहीं आ गया। उसके बाद हम लोग विदिन 1 मिनट में एक इमेज लेना रहता है सुपाइन एपी पोजीशन में पेशेंट को, क्यूबी के थ्रू हम लोग। अब इसमें होता है कि हम लोग जनरली ये स्टडी होता है, फ्लोरोस्कोपिक एग्जामिनेशन होता है, लेकिन फ्लोरोस्कोपिक मशीन सब जगह अवेलेबल नहीं है, तो उस कंडीशन में हम लोग एक्सरे का यूज करते हैं। तो एक्सरे में कैसेट का जो साइज यूज करेंगे 14-17 इंच का होता है, वो केवी जैसे करते हैं उस तरह से हम लोग पेशेंट का पोजीशनिंग कर दिए रहेंगे पहले से, और उसमें केवी का पोजीशन से हम लोग 1 मिनट का एक्सरे कंट्रास्ट देने के बाद करते हैं, जिसमें हम लोग उसको बोलते हैं नेफ्रोग्राम फेज। उसमें क्या दिखेगा ये हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे ये अब तक का जो इन्फॉर्मेशन है, शायद जो लोग पेशेंट हैं, जो ऐसे कॉमन पर्सन देख रहे हैं, उनको ये प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ये सब मेडिकल की चीज़ें हैं। जब आप टेस्ट करवाने जाते हैं तो उसके लिए लोग पढ़ के आते हैं, पढ़े होते हैं। वहाँ पे जो रहते हैं वो डॉक्टर्स होते हैं, बहुत सारे लोग, वो लोग करते हैं इस प्रोसीजर को। तो आप आम लोगों को शायद नहीं समझ में, लेकिन जो स्टूडेंट है इन लोगों के लिए ये सारा इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप देख रहे हैं तो आप इस सब चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। अगर कभी आप प्रैक्टिस के लिए कहीं पे जाएँगे तो आपको ये सब चीज़ करना होगा। आप देखेंगे इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको अच्छे से समझना है इस चीज़ को। अगर आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं कुछ-कुछ पॉइंट्स। बाद में इस पे एक टॉपिक है, ऑलरेडी अपलोडेड है, जो रेडियोलॉजी स्कूल चैनल पे है, वो भी चैनल इसी का है। इसी टीम का है, तो आप वहाँ पे भी जाकर के उस टॉपिक को देख सकते हैं। अब आगे जो अभी बॉस बता रहे थे उसको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे-कैसे इमेज लेते हैं और कितने सेकंड में इमेज लेते हैं, कितना टाइम देना पड़ता है। एक इमेज के बाद जब हम दूसरा इमेज लेते हैं तो उसके बीच में टाइम गैप होता है। तो उस टाइम गैप को आपको ध्यान रखना है, ताकि आपको ये पता चले कि जो उसका यूरिनरी फंक्शन है, सिस्टम है, वो जो फंक्शन कर रहा है वो डिले है या नहीं है, इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखना होगा। नॉर्मल पेशेंट में बेसिकली आईवीपी का प्रोसीजर जो होता है 30 से 40 मिनट के अंदर में परफॉर्म हम लोग कर देते हैं। तो उसमें क्या पहला इमेज हम लोग लिए उसको नेफ्रोग्राम फेज बोलते हैं। उसके बाद
फिर 5 मिनट के बाद हम लोग सुपाइन में ही पेशेंट का एक और एक्सरे रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग 15 मिनट या 10 से 15 मिनट के बीच में एक लेते हैं। उसके बाद हम लोग 30 मिनट के आसपास में लेते हैं। उसके बाद अगर पेशेंट के ब्लाडर में कंट्रास्ट पूरा आ गया तो उससे उसको पेशेंट को बॉयड करने के लिए बोलते हैं। प्री बॉयड पहले ले लेंगे, उसके बाद पोस्ट बॉयड भी ले लेंगे। अगर कंट्रास्ट डिलेड रहता है, किडनी से यूरेटर के थ्रू ब्लाडर में नहीं आ पाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग 30 मिनट के बाद फिर लेते हैं। अगर फिर भी नहीं आया तो 1 आवर, अगर फिर नहीं आया तो 6 आवर, उसके बाद नहीं आया तो 24 आवर के बाद भी हम लोग लेते हैं। उससे पता चलता है कि किडनी कितना परसेंट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। किसी-किसी केस में मतलब ये 24 घंटा भी ले लेते हैं अगर किडनी डिलेड बहुत फंक्शन होता है, जनरली रेयर केस होता है। रेयर केस में अगर किडनी आपका बहुत अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में 24 घंटा भी ले सकता है। तो अगर आपको ऐसा बताया जाए कि आपको 24 घंटे बाद या 6 घंटे बाद, 8 घंटे, 12 घंटे ऐसे करके टाइमिंग दिया जाए कि उसके बाद फिर वापस से आना है, तो ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करने के लिए बुलाया जा रहा है। कई बार ऐसे लोग मतलब होते हैं कि आपको बार-बार हमें बुला रहे हैं, हमारा टेस्ट नहीं हो रहा है। तो अगर आपका किडनी बहुत अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है, उसका जो फंक्शन है बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, तो उस केस में डिलेड हो सकता है। तो आपको 24 घंटे बाद भी बुलाया जा सकता है कि आप 24 घंटे बाद आकर के एक बार फिर से दोबारा जो है इसका एस्कॉर्ट या फिर जो इमेज है वो लिया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा। तो उस केस में आपको घबराना नहीं है, ये एक टेस्ट का प्रोसीजर है। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। फिर उसमें हम लोग रेगुलर टाइम जो रेगुलर ले रहे हैं रिपीट करके, उसमें अलग-अलग उसमें चीज़ देखने के लिए हम लोग करते हैं। पहले जो नेफ्रोग्राम लिए उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि किडनी का आउटलाइन, किडनी कहाँ है। अब किसी पेशेंट में किडनी इक्टोपिक रहता है, जैसे नॉर्मल पोजीशन से अलग पोजीशन पे आ जाता है, तो उसको बोलते हैं, जहाँ उसको रहना चाहिए वहाँ नहीं रहता है, तो उसको बोलते हैं इक्टोपिक किडनी। अगर किसी पेशेंट का किडनी का जो लोअर पोल है उस दोनों फ्यूज कर रहता है, जिसको हम लोग हर्सो किडनी बोलते हैं। इस कंडीशन मतलब कि एनोमली देखने के लिए भी हम लोग करते हैं। अब इसमें नेफ्रोग्राम में हम लोग को किडनी का आउटलाइन पता चलता है कि किडनी यहाँ है। दूसरा जो हम लोग फेज लेते हैं 5 मिनट के आसपास, उसमें देखते हैं कि पूरा पेल्विक कैल्शियल जो सिस्टम होता है, पेल्विक रीजन जो किडनी का, वहाँ पे कंट्रास्ट आकर के दिखता है पूरा। उससे यूरेटर में थोड़ा-थोड़ा दिखेगा कि यूरेटर में भी क्या है। उसके बाद हम लोग 15 मिनट वाला जो इमेज लेते हैं, 10 से 15 मिनट में, उसमें देखते हैं कि यूरेटर से पास कर रहा है और पास कर ब्लाडर में जा रहा है। उसके बाद हम लोग 30 मिनट में प्री बॉयड लेते हैं। मतलब बॉयड करने से पहले कि ब्लाडर में कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं हुआ। जैसे किसी पेशेंट को VUR होता है तो फिर ब्लाडर में जाने के बाद रिफ्लेक्स करके वापस फिर यूरेटर में आने लगता है। उस कंडीशन में देखते हैं। फिर किसी पेशेंट में डायवर्टिकुला रहता है तो डायवर्टिकुला के कंडीशन में ब्लाडर से आउट पाउचिंग के रूप में ब्लाडर में नहीं जाके बाहर पाउच में जाकर के जमा होने लगता है। इस कंडीशन को भी हम लोग देखते हैं। फिर उस अगर ब्लाडर में पूरा फुल हो गया तो प्री बॉयड लिए, उसके बाद पेशेंट को बॉयड करने के लिए भेज देते हैं टॉयलेट। उसके बाद आता है तो पोस्ट बॉयड लेते हैं। पोस्ट बॉयड लेने के पीछे ये रीज़न है कि पेशाब करने या यूरिनेशन करने के बाद कितना पेशेंट के ब्लाडर में रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ यूरिन बचा हुआ है, वो देखने के लिए हम लोग करते हैं। उसके बाद जब हम लोग परफॉर्म कर लिए तो पेशेंट को बोलते हैं आफ्टर केयर के लिए कि पेशेंट आप तो पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे कि और जो बचा हुआ कंट्रास्ट होगा बॉडी में वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, जिससे कोई परेशानी वरसानी ना हो। तो पानी का ख्याल रखेंगे। तो ये था जो मतलब पूरा प्रोसीजर है ना, बस मतलब स्टार्टिंग से जहाँ से स्टार्ट किया और एंड तक, है ना? उसके बाद फिर जो पेशेंट का फ़िल्मिंग वगैरह होता है, रिपोर्टिंग वगैरह वो अपना करके देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर की बात हो गया। उस प्रोसीजर में टाइम अलग-अलग तरीके से अलग-अलग पेशेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आपका किडनी नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, तो 30 से 40 मिनट में हुँ। उस उतने समय में भी जो है सो आपका टेस्ट हो सकता है, लेकिन किडनी का फंक्शन जो है प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो उस केस में समय भी लग जाता है। जैसे बताया कि 24 घंटे तक ये टेस्ट जा सकता है। इससे ये पता चलता है कि आपका किडनी कितना फंक्शनल है, कितना नहीं है, कितना काम कर रहा है, राइट? एक ये चीज़ है। दूसरा बॉस कि एक कंट्रा इंडिकेशन हम लोग पढ़े कि किडनी फेल्योर के टेस्ट में, है ना? अगर वो किडनी फेल्योर है तो उसमें IVP को नहीं करते हैं, ऐसा क्यों? अब अगर हम कंट्रास्ट देते हैं उस पेशेंट में जिसका किडनी पूरा प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, तो कंट्रास्ट एक्सक्रीट ही नहीं होगा, ब्लड में जाकर के जमा हो जाएगा। इसके थ्रू पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने लग सकता है, अदर ऑर्गन डैमेज होने का चांस रहेगा, किडनी पूरा तरह से डैमेज होने का भी चांस रहेगा। तो इसलिए हम लोग किडनी फेल्योर के पेशेंट में भी नहीं देते हैं। हाँ, तो अगर कभी आप जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर आपको ये बताते कि आपका जो है एक IBP का टेस्ट होगा, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग करेंगे और उसके बाद जो कुछ भी होगा ट्रीटमेंट आपका चलना होगा वो चलेगा। तो उस केस में जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके साथ जो-जो दिक्कत है सब खुल कर के बताना है डॉक्टर को कि सर मेरे साथ ये-ये दिक्कत दिक्कत है, डॉक्टर साहब मेरे साथ ये-ये दिक्कत है, ऐसे-ऐसे प्रॉब्लम है, राइट? अगर इस केस में कुछ भी छुपाते हैं तो हो सकता है कि आपका टेस्ट के समय जो है सो जो कंट्रा इंडिकेशन है वो ध्यान में ना रहे
फिर उस केस में जो है सो आपके साथ ही दिक्कत हो सकता है, टेस्ट की वजह जो है सो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये है, अभी हम लोग कंट्रा इंडिकेशन जो भी है, इंडिकेशन सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं। हमें लगता है कि उसमें सब कुछ हो गया है। तो मैं ये कहूँगा कि आप जो है इस चैनल पे अगर बने रहते हैं तो आपको इस तरीके का मेडिकल का बहुत सारा नॉलेज मिलेगा। इसी तरीके से हम लोग बहुत सारे लोगों से बात करेंगे, स्टूडेंट से बात करेंगे, अपने सीनियर से बात करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि आपको हर एक प्रोसीजर के बारे में जानकारी मिलता रहे। अब ठीक है? हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का प्रोसीजर होने के बाद एक फ़िल्मिंग होता है, जिसमें पेशेंट को हम लोग फ़िल्म निकाल कर के रिपोर्टिंग करवाते हैं। तो उसमें फ़िल्मिंग का अलग-अलग प्रोसीजर होता है कि कौन-सा इमेज आपको फ़िल्मिंग में देना है। तो पहला इमेज देना रहता है जो इसको प्लेन इमेज बोलते हैं, स्काउट। उसमें बिना कंट्रास्ट के हम लोग देते हैं कि कहीं स्टोन है तो वो दिख जाता है, और नॉर्मल ऑर्गन की मेजरमेंट के लिए जो करते हैं वो चीज़ दिखती है। उसके बाद हम लोग 1 मिनट वाला इमेज देते हैं, उसके बाद 5 मिनट वाला, 15 मिनट वाला, और प्री बॉयड फिर पोस्ट बॉयड, इतना इमेज हम लोग फ़िल्मिंग में हाँ, डालते हैं। कम से सब कम मतलब एक भी पोज़ीशन में जो होता है वो सुपाइन पोज़ीशन में लेते 6 से 8 इमेज लगभग हम लोग देते हैं। उसमें सब पता चल जाता है कि, और जब रिपोर्टिंग होता है उस इमेज का, उस फ़िल्म का, तो उसमें ये पता चलता है कि कितने समय में कौन-सा इमेज लिया गया और कहाँ तक जो है कंट्रास्ट पहुँचा है, मतलब कंट्रास्ट के थ्रू क्या-क्या ऑर्गन जो है सो उसमें दिखा है, राइट? तो उससे फिर रिपोर्टिंग करने में थोड़ा-सा आसान हो जाता है, अगर टाइमिंग वगैरह सब वैसे। अगर आप फ़िल्मिंग करेंगे, अगर आप एक रेडियो टेक्नीशियन हैं, रेडियोग्राफर हैं और इस प्रोसीजर को कभी करते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का नीड पड़ेगा। तभी मैं कह रहा हूँ कि इस पे स्टूडेंट के लिए भी पूरा, तो यही था आज का हमारा टॉपिक और लगभग-लगभग सारे क्वेश्चन्स हो चुके हैं, सब कुछ हम लोग जान गए हैं। इसमें फिर भी अगर कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर ऐसा कुछ छूट जाएगा जिसमें फिर से वापस बॉस को बुलाना है, तो हम फिर से आकर के जो है सो डिस्कस करेंगे आपके उस टॉपिक पे, और नहीं कुछ नॉर्मल चीज़ है जो हम आंसर कर सकते हैं, आपके कमेंट का आंसर रिप्लाई दे सकते हैं, तो हम उसमें आंसर ज़रूर करेंगे। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी चीज़ों को जानने के लिए, मेडिकल इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही बॉस को थैंक्स करने के लिए मेरे पास एक छोटा-सा कार्ड है, हैं। इसी चैनल का है, ताकि बॉस को भी याद रहे कि हम गए थे और हम अपने व्यूअर को कुछ बता कर के आए हैं। तो बॉस, ये आपके लिए थैंक्स कार्ड है। और थैंक यू। अगला जो टॉपिक आएगा बहुत जल्द जो है आप सब लोगों के लिए, ब्लड बैंक का टॉपिक आने वाला है। इस पे हम लोग लगभग आज से 10 से 12 दिन के बाद आपको एक और टॉपिक मिलेगा, जिसमें हम लोग ब्लड बैंक के ऊपर बात करेंगे। आपको पता चलेगा कि ब्लड बैंक में जो ब्लड कलेक्शन होता है वो कहाँ से आता है, कैसे लोगों के लिए होता है, कौन-कौन से ब्लड होते हैं, उसमें अलग-अलग तरीके का, उसमें प्लाज़्मा भी होता है, ब्लड भी होता है, केवल ब्लड सेल भी होता है, बहुत कुछ होता है। तो बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बॉस आए अपना टाइम निकाल कर के कि बॉस हमारे चैनल पे आप सब लोगों के लिए, हमारे लिए बहुत कुछ सिखा कर के आज जा रहे हैं। तो इसके लिए बॉस को बहुत-बहुत थैंक यू बॉस। थैंक यू।